हाँ, तो लास्ट डेट में हम लोग जीएसटी का सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। हर जीएसटी का एक पार्ट है जो हम लोग इसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग आईटीआर सेक्शन में हम लोग मूव करेंगे। जीएसटी ऑन रेंट, रेंट जो पे होता है उसमें जो जीएसटी लगता है इसको हम लोग समझेंगे। एक मैंने चार्ट प्रिपेयर किया है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग जीएसटी ऑन रेंट इसको हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे ये लैंडलॉर्ड है, ठीक है, और ये टेनेंट है। लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी नंबर है, टेनेंट के पास भी जीएसटी नंबर है। तो लैंडलॉर्ड को जीएसटी पे करना पड़ेगा फॉरवर्ड मैकेनिज्म में, ठीक है। फॉरवर्ड मैकेनिज्म में लैंडलॉर्ड को पे करना पड़ेगा। ये क्या है, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि 10,000 रेंट है, 18% जीएसटी, मतलब 1800। लैंडलॉर्ड कितना ले रहा है टेनेंट से, 11,800। ये जो 1,800 रुपए जीएसटी लगा, इसको लैंडलॉर्ड को फॉरवर्ड मैकेनिज्म में जीएसटी पोर्टल में पे करना है और उसको टेनेंट को बिल देना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, टेनेंट अनरजिस्टर्ड है। ओके, टेनेंट के पास जीएसटी नंबर नहीं है, तब भी लैंडलॉर्ड को जीएसटी पे करना है फॉरवर्ड मैकेनिज्म में। अगर वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को रेंट दे रहा है, कोई दुकान कोई ऑफिस रेंट में दिया है टेनेंट को, तो लैंडलॉर्ड को फॉरवर्ड मैकेनिज्म में जीएसटी को पे करना होगा। अच्छा, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में ही अगर लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन टेनेंट के पास जीएसटी नंबर है, ओके, टेनेंट के पास जीएसटी नंबर है, तो टेनेंट को पे करना पड़ेगा रिवर्स मैकेनिज्म में। जीएसटी पोर्टल में आरसी में जाके टेनेंट को पेमेंट करना होगा जीएसटी। ओके, टेनेंट को लैंडलॉर्ड को रेंट देने के बाद जो जीएसटी है वो पेमेंट करना होगा जीएसटी पोर्टल में। उसके बाद लैंडलॉर्ड भी नॉट रजिस्टर्ड है, टेनेंट भी नॉट रजिस्टर्ड है, तो कोई जीएसटी नहीं बनेगा, कोई जीएसटी पेमेंट नहीं करना है। अंडरस्टूड। सेकेंड है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर कोई रहने के लिए जगह भाड़े पे दे रहा है, ओके, रहने के लिए दे रहा है, तब क्या होगा। अगर लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी नंबर है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए रेंट भी दिया है, ठीक है, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। रेसिडेंशियल पर्पस के लिए अगर दिया है किसी को भाड़े पे रहने के लिए, रेसिडेंशियल अपना फैमिली लेके, या अगर वो रहता है टेनेंट, तो कोई जीएसटी नहीं पेमेंट करना, ठीक है। इसी तरह बाकी ये सारा चार्ट है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। अगर लैंडलॉर्ड दे रहा है टेनेंट को, तो लैंडलॉर्ड को जीएसटी पेमेंट करना है फॉरवर्ड मैकेनिज्म में। अगर लैंडलॉर्ड के पास जीएसटी नंबर नहीं है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी वो रेंट में दे रहा है, टेनेंट के पास जीएसटी नंबर है, टेनेंट को आरसीएम में पेमेंट करना होगा। और टेनेंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो नो जीएसटी। अंडरस्टूड। ये एक चार्ट है, इसी चार्ट में जीएसटी को पेमेंट करना है फॉरवर्ड मैकेनिज्म और रिवर्स मैकेनिज्म में। ये जीएसटी का रेंट का फंडा है। ये जीएसटी वाला लेक्चर हम लोग कंप्लीट कवर कर चुके। हम लोग अभी आईटीआर में आ चुके हैं। आईटीआर में हम लोग को आईटीआर स्लैब रेट पहले पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने एक पीडीएफ रेडी किया आप लोगों के लिए, जिसके माध्यम से हम लोग आईटीआर का स्लैब रेट को हम लोग समझेंगे।
एज पर द न्यू बजट अभी हम लोगों को ये इनकम टैक्स रेंज में हम लोग हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, आपको 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख तक 5%, 10, 12, 25, 30। इसी तरह टैक्स का स्लैब है। इसी तरह टैक्स को न्यू बजट स्कीम के बाद इसी तरह टैक्स आईटीआर स्लैब रेडी हुआ है। इसी तरह टैक्स कैलकुलेट होता है। ठीक है। अभी अभी आप लोग सोचेंगे कि नया टैक्स रेजिम में तो 12 लाख तक टैक्स फ्री है। हाँ, यस, टैक्स स्लैब रेट यही है, बट वो रिबेट दिया जाता है। ओके, वो एक स्पेशल रिबेट दिया जाता है, जिसका 12 लाख तक इनकम है उनको एक रिबेट के माध्यम से उनको टैक्स फ्री किया जाता है 12 लाख तक इनकम को। और अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल पर्सन है तो आपको एडिशनल 75% डिस्काउंट दिया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप 7 सैलरीड पर्सन है तो आपको 12,75,000, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है, नॉट नॉट सैलरीड पर्सन है, तो आपको 12 लाख तक ही टैक्स फ्री मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी ओल्ड रिजीम में ये जो था, ओल्ड रिजीम में इस हिसाब से काम हो रहा था, न्यू रिजीम में उस हिसाब से काम हो रहा है। ठीक है। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देके इसको समझेंगे। ओके, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है कि एक एम्प्लॉय है, मतलब सैलरी होल्डर पर्सन है, ठीक है, जिनका इनकम है 16 लाख रुपया। जिनका इनकम है 16 लाख रुपया पर ईयर। ओके, अभी उनका टैक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कैसे उनका टैक्स बनेगा। जैसे उनका हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। उनका सैलरी है 16 लाख रुपया, तो हम लोग क्या बोले थे कि 12 लाख के बाद जिनका इनकम है उनको 75,000 रुपया एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो यहां से हम लोग अगर 16 लाख से माइनस करते हैं 75,000, कितना बन रहा है? 15,25,000। ठीक है, 15,25,000 यही है उसका नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम। अभी इसको हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 75,25,000 पे। ये है कैलकुलेशन, सिंपल। अप टू 4 लाख तक उनको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, 4 से 8 लाख, 4 से 8 लाख का डिफरेंस कितना हो रहा है? 4 लाख। 4 लाख पे उनको कितना देना है? 5%। तो 4 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000। ओके, 20,000। फिर 8 लाख से 12 लाख तक का डिफरेंस कितना है? 4 लाख। उसमें उनको कितना टैक्स देना है? 10%। तो 4 लाख का 10% कितना हो गया? 40,000। ओके, फिर 12 लाख से 25 लाख तक उनको कितना देना है? 3,25,000 का 15%, कितना? 48,850। तो टोटल आदमी का टैक्स बन रहा है 1,08,750। इसी तरह हम लोग टैक्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितना उनका टैक्स बन रहा है। ठीक है, तो टोटल टैक्स बन रहा है बेस टैक्स 1,08,750। अभी उनको कितना देना है? एक एडुकेशन सेस देना है 4%। ओके, एडुकेशन सेस इसका 4%, 1,08,750, इसका इंटू 4%, कितना हो रहा है? 4,350।
तो टोटल ये प्लस ये टोटल एनुअल लायबिलिटी कितना बना? 1,13,100। अंडरस्टूड? 1,13,100 उनका टैक्स बना। तो 1,13,100 अगर हम 16 लाख से माइनस करेंगे, 1,13,100 अगर हम 16 लाख से माइनस करेंगे तो उनका इतना बनेगा, 14,86,900 रुपया, 14,86,900, विच इज टेक होम सैलरी। ओके, सेम एग्जाम्पल हम लोग कैलकुलेट करेंगे एक सेम एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे हम लोग एक बिजनेसमैन के ऊपर। ओके, मान लीजिए बिजनेसमैन का उनका नेट प्रॉफिट हुआ है बैलेंस शीट में लास्ट ईयर 16 लाख रुपए। ओके, 16 लाख सेम, ये सैलरी नहीं है, नेट प्रॉफिट हुआ है। अब उनको कितना पेमेंट करना है? एज यूजुअल मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि 16 लाख उनका नेट प्रॉफिट है, नो स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि वो सैलरीड इंसान आदमी सैलरीड पर्सन नहीं है। तो सैलरीड पर्सन नहीं है तो उनका नेट टैक्सेबल इनकम ही बन रहा है 16 लाख, 16 लाख। तो 16 लाख कौन सा ब्रैकेट में पड़ रहा है? 15% ब्रैकेट पे। मैं फिर से एक बार दिखाता हूं। एज पर द न्यू रिजीम 16 लाख आ रहा है, 16 लाख आ रहा है, ये 16 लाख आ रहा है 15% स्लैब रेट में, 15% स्लैब रेट में। ओके, 15% स्लैब रेट में आ रहा है। तो अभी इसको हमको कैलकुलेट करना है, कितना बेस टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। ओके, एज यूजुअल 4 लाख तक कोई टैक्स पेमेंट नहीं करना है, नील टैक्स। 4 से 8 टू 8 लाख डिफरेंस कितना हुआ? 4 लाख, 4 लाख का 5% 20,000। 8 लाख टू 12 लाख, मतलब हमको थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करके उसका इनकम तक पहुंचना है, यही मोटो है। 8 लाख टू 12 लाख कितना है? 4 लाख। ठीक है, उसका 10% मतलब 40,000। 12 लाख टू 16 लाख कितना हो रहा है? 4 लाख। 4 लाख का 15% मतलब 60,000। टोटल टैक्स बना 1,20,000। 1,20,000 उसका टैक्स पड़ा। अंडरस्टूड? बेस टैक्स 1,20,000। उसके साथ क्या ऐड होगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है 4%, 4,800। 1,20,000 का 4%, 1,20,000 का 4%, ये हो रहा है इतना। ओके, तो टोटल एनुअल लायबिलिटी ऑफ टैक्स बना 1,24,800, 1,24,800। और सैलरीड पर्सन का हमको कितना बना था? 1,13,100। सेव कितना हो रहा है? 11,000, 11,700 मोर एक बिजनेसमैन को पे करना होगा कंपैरिजन टू सैलरी होल्डर पर्सन। अंडरस्टूड? ये है एक बेसिक कॉन्सेप्ट आईटीआर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स को निकालने का एक नॉर्मल एग्जाम्पल। नेक्स्ट अभी हम लोग मूव कर रहे हैं कि आईटीआर फाइलिंग का कुछ पार्ट। एक एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल कि इस एग्जाम्पल में हम लोग सीखेंगे फर्स्ट आईटीआर रजिस्ट्रेशन के पहले पैन कार्ड कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। एक पैन कार्ड इंस्टेंट पैन कार्ड आप कैसे निकाल सकते हैं फॉर एनी पर्सन। ओके, एक एग्जाम्पल में हम लोग इसको सीखेंगे विथ प्रैक्टिकल डेमो।
इसमें क्या, मिस श्वेता राय, उनको हायर वैल्यू ट्रांजैक्शन करना है अपने बैंक में, जिनके लिए उनको पैन कार्ड चाहिए। इनके पास अभी पैन कार्ड नहीं है। आप एक टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो आपके पास मैडम आई है और आपको रिक्वेस्ट की है, आप उनका एक पैन कार्ड बना के दीजिए। तो हमको अभी इस पैन कार्ड को कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। उनका आधार कार्ड चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, और आधार कार्ड में जो नाम है हम लोग आईटीआर फाइलिंग सेक्शन में आ गए हैं। ओके, आईटीआर फाइलिंग सेक्शन में हम लोग आगे, यहाँ नीचे जाके एक ऑप्शन मिलेगा आप लोग को, इंस्टेंट ई पैन। इंस्टेंट ई पैन, इस ऑप्शन में क्लिक करना, गेट ए न्यू, गेट न्यू ई पैन। उसके बाद हमको क्लाइंट का आधार नंबर यहाँ पे पेस्ट कर टाइप करना है, कंटिन्यू बटन में जाना है, कंटिन्यू बटन में जाके लास्ट में टिक करके कंटिन्यू। तो कस्टमर के पास जो आधार में जो मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, उसमें ओटीपी चला जाएगा। ओके, उसमें ओटीपी चला जाएगा, आधार बेस ओटीपी। अभी ओटीपी आपको टाइप करना है, कस्टमर को फोन करके ओटीपी मांगना है, ओटीपी पुट कर। उसके बाद ये डिटेल्स, सारा डिटेल्स उसका फेच हो गया, आई एक्सेप्ट में टिक करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करना, ईमेल में भी एक ओटीपी चला गया। कंटिन्यू, पैन कार्ड रिक्वेस्ट सबमिट सक्सेसफुल। आपको फिर गो टू लॉगिन में जाना, फिर से दोबारा आपको इंस्टेंट ई पैन ऑप्शन में जाना है, चेक एंड डाउनलोड ऑप्शन में जो दिख रहा है आप लोगों को, चेक एंड डाउनलोड पैन, इसमें कंटिन्यू करना है। आपको आधार नंबर देना है, जो आधार नंबर से आप लोग किए हैं, कंटिन्यू। सेकेंड एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे पैन आपको दिख जाएगा, व्यू ई पैन, या फिर डाउनलोड पैन आप लोग कर सकते। पैन कार्ड आ गया इंस्टेंट, विद इन 10 मिनट्स में आप एक क्लाइंट का पैन कार्ड आप बना सकते हैं। ओके, सारा डिटेल्स आधार से फेच हो जाएगा। ई पैन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग आईटीआर सेक्शन में जाके आईटीआर फाइलिंग का फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट करेंगे कि आईटीआर फाइलिंग के पहले जो आईटीआर में रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे किया जाता है। ओके, तो हम लोग इस एग्जाम्पल को लेंगे, इस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग आईटीआर फाइलिंग का रजिस्ट्रेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके।